रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 13 इम्यूनिटी में हम डिस्कस करेंगे आज लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की टाइप्स को। टी लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं? बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स क्या हैं, पहले आप ये देख लें, व्हाट आर लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट WBCs की टाइप हैं और ये दो टाइप के हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल इसलिए कहा जा रहा है इसे कि क्योंकि ये बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं, और जब मेच्योर होते हैं तो ये इन्हें ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। टी सेल कहा जा रहा है इन्हें थाइमस से, क्योंकि टी सेल बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन जब ये मेच्योर होते हैं तो मेच्योर होने के लिए इनको थाइमस में भेजा जाता है। और आप जानते हैं थाइमस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो चूँकि वहाँ पर ये मेच्योर हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये टी सेल्स हैं। तो टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, दोनों के बारे में समझ आ गया। दो टाइप मेजर हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे आज टी लिम्फोसाइट्स को। तो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं क्या, इसको आप ज़रा देख लें पहले। अच्छा, लिम्फोसाइट क्या होते हैं पहले ये देखें। लिम्फोसाइट हमारी WBCs की टाइप है, हमारी WBCs की टाइप है, और ये वाइट ब्लड सेल का 20 से 40% हिस्सा रखते हैं। तमाम के तमाम लिम्फोसाइट्स WBCs का 20 से 40% हिस्सा होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के WBCs हैं, लेकिन 20 से 40% लिम्फोसाइट ने घेरी हुई उनकी जगह। यानी कि उन WBCs के अंदर 20 से 40% क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये हमारे सेल में या फिर हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में या हमारे टिश्यूज़ में 40% हिस्सा कितना होता है इनका लिम्फोसाइट का होता है हिस्सा 20 से 40%। अच्छा, ये सेल के अंदर भी होते हैं और टिश्यूज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। सेल्स में होना और टिश्यूज़ में होना का ज़रा मकसद बताता हूँ क्या है। देखो, एक तो आपकी ब्लड स्ट्रीम है ना, बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर उसकी आप कॉम्पोजिशन देखें तो सेल ब्लड का पार्ट है ना, सेल ब्लड का पार्ट है, लेकिन सारे सेल ब्लड का पार्ट नहीं है। कुछ सेल ब्लड का पार्ट है, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। सारे सेल ब्लड का पार्ट नहीं होते, कुछ सेल ब्लड का पार्ट हैं, ठीक है ना। तो दूसरे सेल्स हैं, अगर आप बात करो हमारे ऑर्गन के सेल्स, ठीक है ना, जिस तरह आप बात कर लो लंग्स के सेल्स को हम पल्मोनरी सेल्स कहते हैं, ठीक है ना, हार्ट के सेल्स को हम कार्डियक सेल्स कहते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी में हिपैटिक सेल कहते हैं लिवर के सेल्स को। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ना हमारी बॉडी में। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, आप कह लें ऑर्गन के सेल्स हैं, तो क्या होता है, उनके पास ब्लड सप्लाई मौजूद है। तो उन ब्लड के साथ साथ क्या आ रहे हैं, उन ब्लड के साथ साथ लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उन ब्लड के साथ साथ लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, लेकिन वो सेल ब्लड का पार्ट नहीं है जो ऑर्गन वाले हैं, ठीक है। उनको तो उनके पास उनको एक्टिवेट करना है। हमारे तमाम इम्यून सेल कहाँ मौजूद हैं, ब्लड में मौजूद हैं। तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड किससे जरिए की जाएगी, ब्लड के जरिए की जाएगी ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं दोनों का, कि ये काम मौजूद है, सेल में भी होते हैं और टिश्यूज़ में भी होते हैं। क्योंकि उन सेल्स और टिश्यूज़ के पास या ऑर्गन के पास हमारी बॉडी एक सेल्स के लेवल पे ऑर्गेनाइज है, तो उनके पास ही ब्लड जा रहा है ना, उस ब्लड में क्या मौजूद है, इम्यून सेल मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो लिम्फोसाइट की पूरी कहानी समझ आई। देखिए, मेजर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो बी सेल और एक टी सेल। बी सेल में और टी सेल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों डिफरेंस आते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों डिफरेंस आते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर और इनके फंक्शन के अंदर भी बड़ा डिफरेंस होता है। ज़रा पहले बी सेल पे आए। देखिए, ये दो आपको दिख रहे हैं क्या, ये आपको दो साइड दिख रही है। अगर इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म देखते हो तो ये दो इसकी अपर साइड दिख रही है, जिसे कहा जाता है बाइंडिंग साइट। इसको आप रिसेप्टर भी कह सकते हो। तो देखिए, ये दो इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं, और इस बाइंडिंग साइट को आप वेरिएबल रीजन भी कह सकते हो। ये बी सेल और ये टी सेल दोनों में एक चीज़ डिफरेंस क्या है कि इसकी ये बाइंडिंग साइट और इसकी ये बाइंडिंग साइट, ये इन दोनों का सेम नाम है, जिसका नाम है वेरिएबल रीजन। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली। तो इस रिसेप्टर पे, ये रिसेप्टर है ना, एक क्या लें बाइंडिंग साइट क्या होती है, इसको रिसेप्टर भी कह सकते हो। तो इस रिसेप्टर पे क्या आएगा कि स्पेसिफिक सिग्नल मैसेज आएगा इस बी सेल या टी सेल के पास, इस बी सेल या, तो इनमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। इस बी सेल या टी सेल के अंदर क्या हो सकती है, ऑल्टरनेशन, चेंजिंग हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा वेरिएबल रीजन।
चेंज होना, तब्दील होना, वेरिएबल रीजन। दूसरा रीजन कहलाता है इसका कांस्टेंट रीजन, जो इसकी कांस्टेंट इसका रीजन कहलाता है, जो चेंज नहीं होता। इसका ये वाला रीजन ब्लैक वाला और इसका ये रेड वाला रीजन कांस्टेंट रीजन है दोनों का। और आखिरी रीजन कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन जो सबसे इनका बेस है, इनकी बेस है, ये आखिरी रीजन है इनका, ठीक है। देन अगर आप यहाँ बात करो तो इसके पास एक तो अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फा और बीटा चेन प्रोटीन की चेन्स होती हैं। अल्फा चेन थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्जुगेट होती है बीटा चेन के मुकाबले में, ठीक है। प्रोटीन की अगर आप बात करो बीटा चेन की, तो बीटा चेन थोड़ी सी कम कॉन्जुगेट होती है, लेकिन अगर आप बात करो अल्फा चेन की तो ये ज़्यादा लिपटी हुई होती है, कॉन्जुगेट होती है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, ठीक है। ये दो प्रोटीन की टाइप्स हैं, अल्फा बीटा चेन स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर। इस तरह पढ़ते हुए आते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वाटरनरी। इस तरह प्रोटीन को अगर आप बात करो तो अब मेजरली प्रोटीन को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। पहला फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा कोलेजन प्रोटीन। तो दो हिस्सों में प्रोटीन को आपने क्लासीफाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करो मेजर इनको कैटेगराइज करो तो मेजर कैटेगरी बनती है अल्फा या बीटा, गैमा, और बाज़ इसकी मेजर कैटेगरी बनती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक। इसका आपने फंक्शन नहीं जानना, इसका स्ट्रक्चर देखना है खाली आपने, आपकी बुक में खाली स्ट्रक्चर है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन आपने यहाँ से बाइंडिंग साइड से याद रखना है कि कोई भी स्पेसिफिक सिग्नल यहाँ पे आके बाइंड होगा। समझ आती है यहाँ तक बात। अच्छा, टी लिम्फोसाइट की टाइप्स पे आ जाओ कि कितनी टाइप्स होती हैं टी लिम्फोसाइट्स की। मेजर 4 आपकी बुक में टाइप्स लिखी हुई हैं टी लिम्फोसाइट की। पहली का नाम है साइटोटॉक्सिक सेल्स। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है टीसी सेल्स, या साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये क्या करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स? साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स जहर कह लो आप। तो इनके पास स्पेशल टाइप के CD8 टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो बेयर करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, मिलते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ और उसे मारने में हेल्प करते हैं। पीछे आप पढ़ते हुए आए, मैंने आपको पढ़ाया मैक्रोफेजिस, मोनोसाइट्स, देन मैंने आपको पढ़ाया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब किसी दूसरे इम्यून सेल या कहने हेल्पर सेल के साथ मिलता है, बाइंड होता है, तो वो अपने रिसेप्टर के अलावा, उसका अपना रिसेप्टर के अलावा, उस सेल के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अपने रिसेप्टर के अलावा हेल्पर सेल का रिसेप्टर होता है जिसको आप नाम देते हो CD8 टाइप का रिसेप्टर, जिसको आप नाम देते हो CD8 टाइप का रिसेप्टर। जब तक ये CD8 टाइप का रिसेप्टर उससे बाइंड नहीं करता तो कभी भी इन दोनों में कोऑर्डिनेशन, मिलाप, ताल्लुक पैदा नहीं होगा। आया समझ? देन इसलिए कहा जाता है इन्हें साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि क्या करते हैं ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं किसी इन्फेक्टेड सेल के लिए, उसे ख़त्म करते हैं, उसे मारते हैं। अगर कोई एंटीजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस इस तरह करते हैं, बता चुका हूँ, किसी दूसरे हेल्पर सेल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। और मिलते किस तरह? बाय द हेल्प ऑफ CD8 टाइप ऑफ रिसेप्टर। और इनके अपने पास भी एक टाइप का रिसेप्टर मौजूद होता है इनके रिसेप्टर के अलावा। समझ आ रही है बात? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके साथ साथ कौन सा आ गया? कोई भी हेल्पर सेल, टी सेल कह लो आप। तो टी सेल तो बहुत टाइप के होते हैं ना, साइटोटॉक्सिक सेल मौजूद है, मेमोरी सेल मौजूद है, सप्रेसर सेल है, या फिर हेल्पर सेल है। कौन सा सेल है? आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हेल्पर सेल, टी सेल की। कौन सा सेल? टी लिम्फोसाइट कौन से वाला साइड? ठीक है, बात आ रही है? तो आप इसे ले सकते हो उसके एग्जाम्पल में। तो किसी दूसरे इम्यून सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ CD8 टाइप रिसेप्टर, और क्या बनाता है? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन को मारने के खिलाफ काम करती है, उसके खिलाफ काम करती है, उसे मारती है एंटीजन को। समझ आया यहाँ तक? कोई मसला? हेल्पर सेल में आ जाए। ठीक है, हेल्पर सेल, इनके पास भी CD8 टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये CD8 टाइप के रिसेप्टर अपने रिसेप्टर के साथ काम करते हैं, ओन रिसेप्टर अपने रिसेप्टर के साथ काम करते हैं। तो मतलब ये सिमिलरिटी हो गई, ये सिमिलर पॉइंट हो गया TC सेल्स का और हेल्पर सेल्स का, ये सेम पॉइंट हो गया। लेकिन अब डिफरेंट पॉइंट ज़रा देखो क्या है। दे हेल्प टू एक्टिवेट और सेंड मैसेजेस टू दी अदर इम्यून सेल। लेकिन ये क्या करते हैं? हेल्पर सेल का मतलब क्या है? हेल्प करने वाले। अगर खुद के पास एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो किसी साथ वाले इम्यून सेल को एक्टिवेट करना, उसे जगाना, उसे मैसेज भेजना,
उसे मैसेज भेजना। और ये मैसेज किस तरह भेजा जा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर, CD8 टाइप ऑफ रिसेप्टर। बात समझ आ रही है? इसलिए कहा जा रहा है इन्हें हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। क्लियर है? बात समझ आई? लेकिन जो हेल्पर सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट किस तरह करते हैं, ज़रा इसके मैकेनिज्म समझो। ये एक्टिवेट इस तरह करते हैं कि ये कुछ साइटोकाइंस मौजूद होते हैं, या कुछ साइटोकाइंस, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। साइटोकाइन प्रोटीन की फैमिली है, और इस प्रोटीन की फैमिली में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आते हैं इंटरफेरोन। याद आ रहा है? इंटरफेरोन्स, INF लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटरफेरोन्स। साइटोकाइंस केमिकल सब्सटेंसेस थे जो कि किसी दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करने में काम कर रहे थे। तो क्या करते हैं ये? किसी दूसरे सेल को एक्टिवेट किस तरह करते हैं कि ये रिलीज करते हैं साइटोकाइंस। विच वन? इंटरफेरोन। जब रिलीज करते हैं तो ये केमिकल फॉर्म में सिग्नल जाता है किसी दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करने के लिए। बात आई समझ यहाँ तक? तो किस तरह एक्टिवेट कर रहे हैं समझ आ गई कि एक सेल अगर एक्टिवेट हुआ है तो सामने वाले इम्यून सेल को किस तरह एक्टिवेट करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? टी सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल का मतलब होता है कि किसी भी इम्यून सेल की एक्टिविटी को सप्रेस कर देना जब उसका काम खत्म हो जाए, बाज़-औक़ात क्या होता है, बात कर लें आप कि अगर इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फेक्टेड बॉडीज़ एंटीजन हमारी बॉडी में आई है, तो हमारे इम्यून सेल ने उन तमाम की तमाम एंटीबॉडीज़ को, एंटीजेंस को ख़त्म कर दिया। नॉट एंटीबॉडी, सॉरी, एंटीजेंस को ख़त्म कर दिया। लेकिन उनकी ख़त्म करने के बाद भी तो क्या होता है, रुको इसको, अच्छा, तो सप्रेस करते हैं, मतलब अगर कोई इन्वेड हो चुका है, हमारी बॉडी इन्वेड हो चुकी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, तो अगर किसी इन्फेक्शन के बाद भी हमारे इम्यून सेल एक्टिवेट रहते हैं तो उससे सप्रेस करने के लिए हमारे सप्रेसर सेल काम करते हैं। क्या करते हैं? सप्रेसर सेल काम करते हैं। यानी कि उस वक्त उस इम्यून सेल की एक्टिविटी की नीड नहीं है ना। अगर उस वक्त इम्यून सेल एक्टिवेट रहते हैं तो वो हमारी बॉडी के दूसरे इम्यून सेल को क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे, उन्हें खाना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये एक्टिवेट रहते हैं, आपकी बुक की एग्जाम्पल है, समझ आया यहाँ तक? इनके पास एक एक्सेप्शन क्या है कि इनके पास CD8 टाइप के रिसेप्टर्स, CD टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, यानी कि वैरायटी मौजूद होती है तमाम के तमाम रिसेप्टर्स की। बोथ टाइप के रिसेप्टर मौजूद होते हैं इस सप्रेसर सेल के पास, क्योंकि इसने तमाम के तमाम इम्यून सेल को एक मैसेज देना है कि अब आप एक्टिवेट नहीं बल्कि आप डीएक्टिवेट हो, यानी कि डीएक्टिवेट करता है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, डिक्रीज करता है उनकी एक्टिविटी को, दबाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? टी मेमोरी सेल्स पे आ जाओ। देखिए मेमोरी सेल्स जो है ना वाइटल रोल किरदार अपना अदा करते हैं किसमें? प्रिवेंशन ऑफ री इन्फेक्शन। मैं कहता हूँ कभी एक टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इन्वेड हो चुके हैं, यानी कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, और इन्फेक्शन के बाद हमारे इम्यून सेल उस टाइप की एंटीजन से क्या हो जाते हैं? उनको पहचान लेते हैं, उस एंटीजन को पहचान लेते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में उसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आता है तो हमारे इम्यून सेल उसे रीड कर लेंगे, उसे पढ़ लेंगे। और कौन से इम्यून सेल? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की कौन सी टाइप? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में कौन सी टाइप? टी मेमोरी सेल्स। क्या कर लेंगे? उसको पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे कि ये दोबारा आ गया। तो अब उसे क्या करेंगे? उसे मारेंगे, उसे ख़त्म करेंगे, नेचुरली। और अगर आर्टिफिशियली बात की जाए तो अगर ये हमारे बॉडी में आप कह लें कि जो मेमोरी सेल्स हैं अगर ये कम होना स्टार्ट हो गए तो वैक्सीन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वैक्सीन हमारी बॉडी में मेमोराइज़ करवाती है, हमारे इम्यून सेल को मेमोराइज़ करवाती है कि ये बॉडी दोबारा आई थी, पहले आई थी, अब ये दोबारा आ चुकी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो हमारे इम्यून सेल क्या करेंगे? साथ वाले इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि उस स्पेसिफिक टाइप का रिस्पांस जनरेट किया जाए जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेडिंग से बचा सकता है।